नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर। आप इसको ज़रूर 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर कॉलेज लेवल पर आकर चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो या एमबीए कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पर आकर आपको वो 11th वाला अकाउंटिंग प्रोसीजर नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो लिखना है जो प्रैक्टिकली होता है। पूरे 10 स्टेप बताऊंगा आपको, जो पूरा एकदम सही अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो आपको बताया जाएगा एग्जांपल्स के साथ। हर चीज़ बताई जाएगी किसके अंदर क्या होता है, और इस बात की भी गारंटी है कि ऐसा अकाउंटिंग प्रोसीजर आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इवन किसी बुक में भी नहीं मिलेगा और यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, हमारी एडुट्रिक्स की एप्लीकेशन भी है, उस एप्लीकेशन पर जाइए। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल के अंदर फ्री कंटेंट मिल जाएगा और स्टोर के अंदर जाकर आपको पेड कंटेंट मिल जाएगा। बहुत काम की एप्लीकेशन है, आपके बहुत काम आएगी जब तक आप पढ़ते रहेंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल मैंने जो है 10 स्टेप आपके लिए लिखे हैं, और इन सबसे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं और जितने भी इसके अंदर समझाने के लिए चीज़ें बतानी चाहिए वो सब मैंने यहाँ बता रखी है। ये अभी तो मैं आपको सिर्फ कीवर्ड्स के साथ समझा रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा प्रोसीजर एक चार्ट के जरिए। इसी टॉपिक को मैं आपको थ्योरी में क्या लिखना है उसके लिए भी आपको अगली वीडियो देखनी होगी, जिसके अंदर हम बताएंगे कि हर एक पॉइंट के अंदर आपको चार पांच लाइन की थ्योरी क्या लिखनी है। वैसे अगर आप थोड़ा सा अपने आप बना सकते हैं, बनाने की आप क्षमता रखते हैं, तो इस सारे मैटर को देखकर भी आप वो मैटर अपने आप बना सकते हैं सेंटेंस वाइज। आइए देखते हैं सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। देखिए आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है भाई पहचान करना। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जितने भी लेन देन है, ट्रांजैक्शंस यानी कि लेन देन, फाइनेंशियल वाले यानी पैसे से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, लेन देन हैं और इवेंट्स हैं यानी कि घटनाएं हैं, वो सारी की सारी मनी की टर्म्स में आपने लिखनी है। तो यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो है आपके लिए कि आपको पहचान करनी है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आपने लिखनी है और कौन सी नहीं लिखनी, और फिर उनको आपने मनी की फॉर्म में लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे पहचान करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शंस आपको लिखनी है और कौन सी आपको नहीं लिखनी है। जैसे कि जब पार्टनरशिप के अंदर जो नया पार्टनर होता है वो आता है, कैपिटल भी लाता है, गुडविल भी लाता है। तो जब वो गुडविल लाता है तो हम उसकी एंट्री करते हैं, लेकिन जब वो गुडविल प्राइवेटली देता है यानी फर्म के बाहर देता है, प्राइवेटली तरीके से देता है, तब हम उसकी एंट्री नहीं करते। तो ये क्या हुआ, ये हमने देखो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी हमने उसको रिकॉर्ड किया, लेकिन जो उसने प्राइवेटली दी उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। इसी तरह से देखिए, हम जब एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम कंसीडर करेंगे। लेकिन जब उसी एम्प्लॉय को हम हायर करते हैं या फिर जॉब से निकाल देते हैं, तो ये ऐसे इवेंट है जिसको फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर हम जो है का कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इनको लिखते भी नहीं है। तो आप चाहें तो आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट करके भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें आई है, एक है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स की पहचान करना, और फिर दूसरी है उनको मनी की फॉर्म में लिखना। अब मनी की फॉर्म में लिखना भी बहुत जरूरी है, अगर आप उसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उसको आप नहीं लिखेंगे। जैसे आपने माल खरीदा, अब माल खरीदा तो आप ये लिख सकते हैं कि माल कितने का था, 50,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते, उसके लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनेगी, कोई रिकॉर्डिंग उसकी नहीं होगी, कोई एंट्री नहीं बनेगी कि वो माल किस क्वालिटी का था। आप अपनी कैटेगरी वाइज जरूर कर सकते हैं, कैटेगरी ए का माल आया जी 50,000 रुपये का, कैटेगरी बी का माल आया 1 लाख रुपए का, ये तो आप लिख सकते हैं, लेकिन वो क्वालिटी उसकी अच्छी थी कि खराब थी, इसके लिए आप कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ है, एक तो आपको पहचान करनी है, ठीक है, पहचान करनी है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हमने लिखने हैं
और कौन से नहीं लिखने हैं। और दूसरा है कि आप जो भी लिखेंगे उसको मनी की फॉर्म में लिखेंगे, यानी आप उसको क्वांटिटी की फॉर्म में लिखेंगे, क्वालिटेटिव की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने ईमानदार हैं, कितने बेईमान हैं, कितने मेहनती हैं, इन चीज़ों के लिए अकाउंट्स के अंदर कोई जगह नहीं है। आइए अब देखते हैं दूसरा, हमारे पास दूसरा आता है आपका रिकॉर्डिंग। अब जितने भी लेन देन है उन सबको आप रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड करेंगे साइंटिफिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपने रिकॉर्डिंग करनी है कि आपको जब जो चीज़ देखनी हो तब वो तुरंत आप देख सकें। इसके लिए आप क्या करते हैं, आप करते हैं जर्नल एंट्रीज, और ये जर्नल एंट्री आप हर अपनी एक रेलिवेंट बुक में करेंगे। इसका मतलब अगर कैश या बैंक की कोई ट्रांजैक्शन है तो उसको आप करेंगे कैश या बैंक बुक के अंदर। ये सारी बुक्स अलग अलग होंगी, जिससे रिलेटेड कोई एंट्री है तो वो सिर्फ उसी में लिखी जाएगी। अगर आपने माल खरीदा है तो आप उसको लिखेंगे परचेज बुक के अंदर। कोई रॉ मटेरियल अगर आपने खरीदा है, अगर आपने कोई सेल करी है माल की तो उसको आप लिखेंगे सेल्स बुक में। इसी तरह से अगर परचेज रिटर्न हुई है, यानी कि आपने खरीदा था उसको वापस कर दिया, तो आप परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे। फिर सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न की बुक में लिखेंगे। बिल्स पेबल को बिल्स पेबल की बुक में लिखेंगे, जो भी आपने बिल्स पर पेमेंट करनी है, आपके जितने भी क्रेडिटर्स हैं। इसी तरह से बिल्स रिसीवेबल की बुक में उसके वाली एंट्री होगी। और जो एंट्री इन सातों में नहीं आ रही, फिर वो सारी की सारी एंट्रीज आप करेंगे जर्नल प्रॉपर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। इन सातों में अगर कोई एंट्री नहीं आ रही है, ये जो सात आपके पास पहली सात आपके पॉइंट्स हैं, ये सब बेसिक एक्टिविटी है बिजनेस की। कैश बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं और सेल परचेज है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और जितनी भी है, सपोज आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, अब बिल्डिंग खरीदी है तो वो परचेज बुक के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि बिल्डिंग खरीदना आपका माल नहीं है। आप बिल्डिंग के अंदर डील नहीं करते हैं। आपने बिल्डिंग खरीदी है उसको यूज करने के लिए, लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए, अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, वो जर्नल प्रॉपर के अंदर एंट्री जाएगी। कोई इंटरेस्ट है, कोई आपने टैक्स पे करना है या कुछ भी है, और तो सारी की सारी एंट्री जाएगी जर्नल प्रॉपर में। नॉट कवर्ड इन अबव 7 पॉइंट्स, जर्नल प्रॉपर में वो एंट्रीज जाएगी जो इन सातों के अंदर नहीं आती है। बहुत सारी एंट्रीज हैं। अब ये जो आप जर्नल एंट्री करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, देखिए इस तरह से आप जर्नल एंट्री करते हैं जिसके अंदर आपका सीरियल नंबर या फिर डेट वाला कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फॉलियो, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। इस तरीके से आपका जो है वो फॉर्मेट रहता है। तो इस तरह से आपकी रिकॉर्डिंग होती है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन और या फिर लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग का क्या मतलब है? क्लासिफिकेशन का मतलब है सिमिलर अकाउंट एंट्रीज इन वन अकाउंट, यानी कि जो एक जैसी सारी एंट्री है ना, एक नाम वाली, वो सारी की सारी एंट्रीज निकालकर आप एक अकाउंट में डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास एक दिन आपका एक जो कस्टमर है, जो आपकी पार्टी है, सपोज राम नाम से हो गया, को राम आपके पास आया, कहता है जी हाँ जी बताओ कि मेरा कितना लेन देन हो गया है इस महीने का और मुझे कितना पे करना है, मुझे कुछ पे करना भी है या नहीं करना है, या फिर मैंने कोई फालतू पेमेंट वगैरह तो नहीं कर दी, मेरा हिसाब किताब क्या है, शॉर्टकट में मेरा बैलेंस बताइए। अब इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप सेल बुक में जाएंगे और फिर सेल बुक सपोज आपकी होगी इतनी मोटी, और या फिर मल्टीपल सेल्स बुक होंगी, इतनी सारी सेल्स बुक होंगी, आप उन सब में ढूंढेंगे, हाँ जी राम की एक एंट्री ये रही, इससे माल, इसको माल बेचा था, फिर दूसरी एंट्री अगले महीने इसको माल बेचा था, फिर तीसरी एंट्री उसी महीने अगले माल बेचा था। ऐसे आप किताबें थोड़ा ना छानते रहेंगे। ये जो सेल बुक है, इस सेल बुक के अंदर जितनी भी राम की एंट्रीज हैं, वो सारी की सारी एंट्रीज निकालकर आप उसका एक अकाउंट बनाएंगे और उस एक अकाउंट में उसकी सारी एंट्रीज डाल देंगे, और फिर उसमें आप एडलेस करके जो भी उसका हिसाब किताब है वो बैलेंस बता देंगे कि अब राम से कितने पैसे लेने हैं। यही है क्लासिफिकेशन, यही है लेजर पोस्टिंग। तो यहाँ पर देखिए राम्स अकाउंट, राम एंड कंपनी, कैश बैंक, बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन, और तो अनलिमिटेड यहाँ पर नाम आएंगे। कितने नाम आएंगे?
उतने नाम आएंगे जितने की आपने जर्नल एंट्री की है। आपने जितनी भी जर्नल एंट्रीज की है ना, ध्यान से सुनिएगा, आपने जितनी भी जर्नल एंट्रीज की हैं, इन जर्नल एंट्रीज के अंदर जिस किसी का भी एक बार भी नाम आ गया, चाहे वो कैश बैंक अकाउंट है, चाहे वो राम अकाउंट है, चाहे वो सुंदर एंड कंपनी अकाउंट है, चाहे इंटरेस्ट अकाउंट है, चाहे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, जो भी नाम एक बार भी आ गया उसका अलग से लेजर जरूर बनेगा, उसका अलग से अकाउंट बनेगा। लेजर मतलब अकाउंट। तो देखिए, अकाउंट ऑफ एवरी नेम इन जर्नल एंट्रीज, आपने अपने क्वेश्चन में जितनी भी जर्नल एंट्रीज की होंगी उस हर सारी एंट्रीज के अंदर जो जो भी कोई नाम आ रहे हैं, किसी भी चीज का है, जो भी जर्नल एंट्री है उसका अलग से अकाउंट बनेगा। देखिए जैसे एक ही मैंने बना के दिखाया है, लंका एंड कंपनी अकाउंट। तो ये आप इस तरह से बनाते हैं, अकाउंट डेबिट है और ये क्रेडिट है, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, इस तरीके से आप कोई भी एक अकाउंट बनाते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, जर्नल एंट्रीज जितनी भी हुई हैं 50, 100, 150, 1000, 5000, 10,000, इसमें जिस किसी का नाम एक बार भी आ गया, नाम का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ किसी इंसान के नाम की बात कर रहा हूँ, जिस किसी का भी नाम आ गया, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, चाहे इंटरेस्ट अलाउड है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो डेप्रिसिएशन है, जिस किसी का एक बार भी नाम आ गया तो उसका लेजर यहां पर अलग से बनेगा ही बनेगा। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन लेजर पोस्टिंग वाला हमारा तीसरा स्टेप। अब आते हैं चौथा स्टेप। अब यहां से जो आपका जो ये प्रोसीजर आप पढ़ते आ रहे हैं, अब यहां से ये चेंज हो जाएगा। ये है प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं, जब हम अपने बुक्स बनाते हैं तब भी हम करते हैं। तो बिल्कुल उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अब बनता है आपका अनएडजस्टेड टीबी ट्रायल बैलेंस। मतलब इसके अंदर एडजस्टमेंट कोई नहीं है। किसकी एडजस्टमेंट नहीं है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये हम किस लिए बनाते हैं? ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम चेक कर सकें, क्या चेक कर सके कि हमने जितनी भी जर्नल एंट्रीज की हैं वो ठीक की हैं या नहीं की हैं। फिर जर्नल एंट्रीज के बाद उसके आधार पर हमने जो सारे के सारे अकाउंट्स बनाए हैं वो सारे अकाउंट्स सही बने हैं या नहीं बने। गलतियां बहुत तरह की हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर आपकी ओमिशन की एंट्री हो सकती है, आप कोई एंट्री लिखना भूल गए, या कमीशन की हो सकती है, आपने कोई गलत लिख दिया। किसी भी तरह की गलती हो सकती है। उन गलतियों को चेक करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किस तरीके का होता है? देखिए, ट्रायल बैलेंस इस तरीके का होता है, यहां पर डेबिट और ये क्रेडिट का कॉलम होता है। जितने भी लेजर बने हैं, जितने भी ये अकाउंट्स बने हैं, देखिए जर्नल एंट्री बनती है, जर्नल एंट्री के बाद फिर लेजर अकाउंट बनते हैं, फिर हर एक लेजर अकाउंट का एक बैलेंस बनता है। या तो वो आपका डेबिट बैलेंस होता है या फिर क्रेडिट बैलेंस होता है। सिर्फ हर एक लेजर में से वो एक जो आखिरी का बैलेंस होगा, सिर्फ वो बैलेंस इसके अंदर आता है, ठीक है, डेबिट के कॉलम में या फिर क्रेडिट के कॉलम में, जैसे भी है। तो यानी कि क्या होगा, जैसे कि यहां पर लिखा होगा राम, तो राम का या तो डेबिट बैलेंस यहां पर होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस कोई एक यहां पे होगा। और ये जो होगा ये इसके खुद के अकाउंट का निचोड़ होगा कि अब आखिर में क्या, कितना लेना है या फिर कितना देना है। इसी तरह से आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन का आ जाएगा, आपका बिल्डिंग का आ जाएगा, आपका सैलरी का आ जाएगा। तो हर एक के नाम से जितने भी लेजर आपने बनाए हैं, जितने भी अकाउंट्स आपने बनाए हैं, हर एक के नाम से सिर्फ उसकी एक एक एंट्री आएगी और उसका आखिरी बैलेंस डेबिट या क्रेडिट में आएगा। फिर उसके बाद आपका ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो यानी आपने कोई गलती नहीं की है, और अगर सेम नहीं है तो यानी आपने गलती की है। बाय द वे, सेम होने पर भी गलती हो सकती है। कोई ऐसी गलती हो सकती है कि जो एक गलती दूसरी गलती को ही काट दे। यानी एक जगह आपने लेने में 100 रुपए की गलती करी, दूसरी जगह आपने देने में 100 रुपए की गलती करी, उन दोनों गलतियों ने एक दूसरे को काट दिया, तो ये आपका जो बैलेंस है वो मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये ट्रायल बैलेंस बनता है। दिस इज कॉल्ड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। अब हम देखते हैं अपना अगला, एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। अब ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, आप जानते हैं अकाउंट्स के आप स्टूडेंट हैं कि सारी की सारी एंट्रीज जो होती हैं वो ईयर वाइज होती है। जैसे 1 अप्रैल से और 31 मार्च
ठीक है जी। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं, कुछ लेन देन ऐसे होते हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कि साल एंड होने के बाद यानी 31 मार्च साल एंड होने पर ही होते हैं। देखिए यहां पर हम एडजस्टमेंट क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस मेड एट एंड ऑफ द ईयर एंड नॉट येट रिकॉर्डेड। कुछ एंट्रीज ऐसी हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं, कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो साल एंड होने पर ही हुए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं हुई है तो इसी साल के, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। क्वेश्चन में आप देखते हैं, क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया होता है ऐसे करके और फिर उसके नीचे 4 5 6 8 एडजस्टमेंट होती हैं कि उनका क्या मतलब होता है, उनका मतलब ये होता है कि वो एंट्रीज अभी तक रिकॉर्ड नहीं की गई है। तो उन्हीं को हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं सेपरेट लेजर अकाउंट्स बना के और उसके अंदर एडलेस करते हैं और सबके अकाउंट्स नहीं भी बनते हैं। कुछ की जो है जो एडजस्टमेंट है वो P&L में डायरेक्ट हो जाती है या बैलेंस शीट में डायरेक्ट हो जाती है। तो यानी कि कुल मिला के बात इतनी है कि जो एंट्रीज अभी तक नहीं हुई थी, जिन ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज अभी तक नहीं हुई थी, उन सारी ट्रांजैक्शंस को अब हम एडजस्ट करते हैं, अब बीच बीच में घुसाते हैं। आप ये क्वेश्चन देखे होंगे तो आप जानते हैं और नहीं तो आप देख लीजिएगा जब, तो आप देखेंगे कि जिनकी एंट्रीज नहीं हुई उनको P&L में उनकी रेलिवेंट एंट्रीज के साथ घुसाया जाता है। इसी तरह से बैलेंस शीट में भी उनको बीच बीच में घुसाया जाता है। एडजस्टमेंट ही तो है ये, और क्या है। तो अब हमारा फिफ्थ भी हो गया, अब है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। देखिए अब बनेगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी कि अब TB दोबारा बनेगा। एक बार पहले हमने ये बनाया था और यहां पर हमने क्या करा था, यहां पर हमने किसी भी एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया था। ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी के अंदर कोई ऐसी एंट्री हुई ना, कोई ऐसी एंट्री हुई ना जो कि साल के आखिरी दिन हुई है 31 मार्च को, तो उसमें क्या होगा, फिर ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट वाला जनरल एंट्रीज को एडजस्ट करने वाला जो पॉइंट है फिर वो खत्म हो जाएगा अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो। लेकिन जनरली क्या होता है, एडजस्टमेंट्स होती हैं, क्योंकि जिस तरह से एग्जांपल हो गया आपके इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट जो है वो कंपनी को मिलता है, जैसे FD पर इंटरेस्ट हो गया या कहीं पर और इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो इंटरेस्ट हो गया या डिविडेंड हो गया, तो वो साल के आखिरी दिन ही मिलता है। और जब वो साल के आखिरी दिन ही मिलता है तो उसकी एंट्री कैसे हो पाएगी। अब उसकी एंट्री तो भाई साल के आखिरी दिन ही पता चलेगी ना, लेकिन जो ये फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो आखिरी दिन या उससे थोड़ा पहले बन चुके होते हैं या फिर उसके बाद बनते हैं, तो इसलिए इनको एडजस्ट करना जो है वो पड़ जाता है। अच्छा जी, अब है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब हम इसको दोबारा बनाएंगे, अगेन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब हम ट्रायल बैलेंस दोबारा बनाएंगे। एक हमने बनाया था बिना एडजस्टमेंट के, फिर हमने एडजस्टमेंट की, अब हम दोबारा बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बेस पर ही आगे क्या बनते हैं, आगे बनती है समरी यानी कि फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है आप जानते हैं, P&L अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है। जो P&L अकाउंट है वो आपको बताता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट क्या है, आपका प्रॉफिट कितना है। बैलेंस शीट आपको बताती है क्या कि आपके बिजनेस की पोजीशन कैसी है, आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, यानी कितना आपके पास वेल्थ या धन आ सकता है एसेट्स के जरिए उनको कन्वर्ट करके कैश में करके, और कितना आपके सर पे कर्जा चढ़ा हुआ है लायबिलिटीज। दूसरा है कैश फ्लो, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है कि आपके कैश में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। 3 डिफरेंट लेवल पर हम कैश में चेंजेस जो होते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। तो ये कैश फ्लो वाला पार्ट है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है क्लोजिंग। आपने कई बार अकाउंट्स के जो बंदे होते हैं उनको आपने बात करते हुए सुना होगा कि भाई ईयर एंड आ रहा है। ईयर एंड का मतलब 31 मार्च, ईयर एंड आ रहा है, ईयर एंड आ रहा है। अगर अमेरिका की बात करेंगे तो फिर वो चला जाता है आपके 31 दिसंबर पे, तो उसको छोड़िए। तो क्लोजिंग की बात कर रहे होते हैं कि क्लोजिंग हो रही है, क्लोजिंग हो रही है, क्लोजिंग आ रहा है, यानी फाइनेंशियल ईयर एंड होने को आ रहा है, क्लोजिंग आ रही है। क्लोजिंग का क्या मतलब है, क्लोजिंग का मतलब ये है फाइनल अकाउंट्स बनाने, फाइनल अकाउंट्स बन गए हैं, अब क्लोजिंग द अकाउंट बुक्स,
अब अकाउंट बुक्स को बंद कर देना हमेशा के लिए। देखिए क्या लिखा है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग बुक्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग, यानी अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी जी, अब सारे काम हो गए। हमने देखिए सारी की सारी चीजें कर ली, सारी एंट्री कर ली, ट्रायल बैलेंस भी हमने 2 बार बना लिया और उस ट्रायल बैलेंस के आधार पर हमने बैलेंस शीट बना ली। जो बीच में कुछ एंट्रीज रह गई थी उनकी एडजस्टमेंट भी हमने कर ली और हम फाइनल अकाउंट बना चुके हैं। अब उन फाइनल अकाउंट्स को आप क्लोज कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिए। नाउ नो एंट्री इज अलाउड, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे, देखिए हमने पहले जर्नल एंट्री बनाई, जर्नल एंट्री से हमने लेजर बनाई, लेजर से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस से हमने P&L और बैलेंस शीट बनाई। P&L में आप अपना ट्रेडिंग भी ऐड कर लो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो ये आपके फाइनल अकाउंट्स हैं। अब ये जो फाइनल अकाउंट्स है, अब इनको क्या करा जाएगा, इनको स्टडी किया जाएगा, इनको एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे कि इनका इंटरप्रिटेशन क्या है, इनका रिजल्ट क्या है, इनका मतलब क्या है। अब ये जो P&L और बैलेंस शीट होंगे ये तो ऑन पेपर होंगे, ये अपने आप में तो कुछ बोल नहीं रहे होंगे। इनको वही समझ सकता है जिनको अकाउंट्स की नॉलेज है। तो जिसको अकाउंट्स की नॉलेज है वो इनको स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा और फिर जिस किसी को भी बताना होगा या खुद को भी बताना होगा तो बताएगा कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। मतलब कि भाई हमारे जो प्रॉफिट्स है घट बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। अगर हमारे प्रॉफिट कम हो रहे हैं उसका रीज़न क्या है। ऐसा तो नहीं है हम अननेसेसरी कहीं पर खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, हमने कहीं पर कोई बिल्डिंग फालतू में खरीद रखी है और वो बेकार ही जा रही है, हम अपने रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, या हम ऐसे ही अपना मस्ती में काम किए जा रहे हैं, हमने रिसर्च प्रॉपर नहीं की मार्केट की। सो देयर में बी सो मैनी रीजंस। तो इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर स्टडी करा जाता है और उनका मतलब निकाला जाता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ एनालिसिस बता रहा हूँ, जैसे कि एक है आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब ये हो गया आपके अपने लेवल पर ही कि आपने एक प्रॉफिट को दूसरे प्रॉफिट से कंपेयर किया और उससे ये चेक करा कि आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। इस तरह से आप कुछ भी चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, सेल चेक कर सकते हैं, एक्सपेंसेस कर सकते हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड, आप जो चाहे आप वो स्टडी कर सकते हैं। आप सेम लेवल पर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट वी हैव वर्टिकल एनालिसिस। अब वर्टिकल एनालिसिस क्या है, वर्टिकल एनालिसिस यानी कि इस तरह से वर्टिकल फॉर्म के अंदर। तो इसको वर्टिकल एनालिसिस क्यों कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास देखिए असेट नंबर 1 है, असेट नंबर 2 है, असेट नंबर 3 है, फिर इनका टोटल असेट है। तो क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर असेट है, इस एक पर्टिकुलर असेट का टोटल असेट के अंदर क्या परसेंटेज है, ईच असेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल असेट। तो इसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम वर्टिकली बात कर रहे हैं। फिर इसी तरह से हम इसको भी चेक करेंगे, दूसरी वाली को, फिर इसी तरह से हम तीसरी वाली को भी चेक करेंगे। तो जो मूवमेंट है वो ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट वी हैव कॉमन साइज्ड स्टेटमेंट। इस पर आपका क्वेश्चन भी बनता है, 12th क्लास में आपने देखा है। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, यहां हम करते हैं कंपैरिजन। अब ये जो कंपैरिजन है कैसे हो सकता है, ये कंपनी का दूसरी कंपनी से हो सकता है या फिर कंपनी का उस पूरी इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 बहुत ही अच्छे जो है एनालिसिस बताए हैं कि क्या एनालिसिस यहाँ पर किए जाते हैं। ये एनालिसिस भी आपको किसी बुक में कहीं किसी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाले। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट, दिस इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर हमने तैयार की है टू इट्स यूजर्स। जो यूजर्स हैं अब उनको कम्युनिकेट करी जाती है, उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है। कंपनी क्या करती है, कंपनी ने अपने फाइनल अकाउंट्स बना लिए, सारा प्रोसीजर फॉलो करके फिर वो उनको पब्लिश कर देती है। पब्लिश कर देती है, कहाँ पब्लिश कर देती है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करती है, मैगजीन्स वगैरह में जो भी होती है इनकी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करती है। और जिस किसी को भी चाहिए उनको ये बैलेंस शीट्स अवेलेबल हो जाती है, P&L, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं जिस किसी को भी चाहिए। बहुत सारे यूजर्स हैं, इसके ऊपर मैंने पहले ही मैं आपको थ्योरी वगैरह में पढ़ा चुका हूँ,
कौन कौन से यूजर्स होते हैं। थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ये जो इन इंफॉर्मेशन के यूज करने वाले होते हैं, इनके अपने अपने पर्पस होते हैं, डिफरेंट पर्पस होते हैं कि वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या देखना चाहते हैं। तो ये इंटरनल हो सकते हैं और एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल यानी जो कंपनी के अंदर के ही हैं, जैसे कि ओनर हो गए, मालिक, मैनेजर्स हो गए, चलाने वाले, एम्प्लॉयज हो गए, ऑफिस में काम करने वाले, वर्कर्स हो गए, फैक्ट्री में काम करने वाले, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जिनके पास पहले से ही कंपनी के शेयर्स हैं, वो लोग हो गए। दूसरा एक्सटर्नल्स, एक्सटर्नल्स में कौन कौन से आते हैं? क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार माल खरीद रखा है, तो वो हमको पैसा उधार, वो हमको माल उधार ऐसे नहीं देंगे, पहले हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे फिर देंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक वगैरह हो गए, वो हमको लोन ऐसे ही नहीं देंगे, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करके देंगे। गवर्नमेंट हो गई, इसको हमसे टैक्स चाहिए। कस्टमर्स हो गए, और ये थोड़े से ज़्यादा है, यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने एक्सेट्रा लिख दिया। तो इसके लिए आप अपना पिछले वाली वीडियो आप चाहे दोबारा देखिए, वहाँ पर मैंने डिटेल में बता रखा है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमारे पास 10 स्टेप्स हैं इस प्रोसीजर के अंदर। इतनी मेहनत से, इतने बढ़िया तरीके से मैंने आपको ये समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बात कीजिए, आपकी मदद की जाएगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, और इसी तरीके से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।